So, good morning, everybody. Today, we're going to learn about malnutrition. Malnutrition. So, what does malnutrition means? Mal means bad, right? Mal means bad. So, it means when the nutrition is not proper, we'll call it malnutrition. So, there's an entire spectrum of malnutrition. Malnutrition में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ले रहा है, राइट? तो ओवर न्यूट्रिशन, which can lead to overweight and even obesity, right? On the other end of the spectrum, about protein energy malnutrition. Okay, coming back to the topic, protein energy malnutrition. So if the child is not getting enough calories and child is not getting enough protein, then it is protein energy malnutrition, right? So protein energy malnutrition may basically there is calorie deficit and there is protein deficit. So now how it, suppose a child is not getting enough calorie and enough protein, so how would we know? So there are certain parameters जिसकी help से we try to find out कि इस बच्चे को deficiency हो रही है और किस point of time पे deficiency हो रही है basically. So there are certain parameters basically what I'm trying to tell you, they are parameters. So जैसा कि commonly हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन को डिनोट करने वाली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक वेट है एक हाइट है, राइट? ऐसे नॉर्मल लेमैन टर्म्स में भी हम कहते हैं, हाउस होल्ड्स में कहते हैं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, इज देयर सम प्रॉब्लम इन न्यूट्रिशन, राइट? सो वेट एंड हाइट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया एंड वी डेवलप सम हमने ये देखा कि पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे पर्टिकुलर वेट होना चाहिए और पर्टिकुलर हाइट होना चाहिए. से 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए या 4 साल के बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए. तो इस तरह से हमने पॉपुलेशन को स्टडी करके एक ग्राफ्स बनाए, चार्ट्स बनाए. अगर आप में कौन कौन से प्रॉफ के हैं, हैव यू रेड पीएसएम में आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी है? Yes, ma'am. So, whenever we talk about a parameter in population, it is bell-shaped curve, right? Gaussian curve. So, अगर हम ये पॉइंट बोल रहे हैं कि 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए, तो ज्यादातर बच्चों का वजन 10 किलो होगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का 9 केजीज हो, कुछ बच्चों का 8 केजीज हो, कुछ का 7 केजीज हो. ऐसा भी हो सकता है कुछ का 11 किलो हो, कुछ का 12 किलो हो, 13 किलो हो, राइट? सो देयर इज अ बेल शेप कर्व. तो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर बच्चे का न्यूट्रिशन, वेट और हाइट जो पॉपुलेशन नॉर्म है उसके कंपैरिजन में कैसा है, और उसके परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वेदर द चाइल्ड का न्यूट्रिशन नॉर्मल है या मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन में फॉल कर रहा है या सिवियर मैलन्यूट्रिशन में फॉल कर रहा है, राइट? तो वेट फॉर एज हो गया, हाइट फॉर एज हो गया. ट्रेडिशनली ये तो यूज होते थे, बट एक नया टर्म यूज करते हैं आजकल हम, वेट फॉर हाइट. और मैं आपको बताऊंगी कि वेट फॉर हाइट हमें क्यों यूज करने की जरूरत पड़ी. बेसिकली वेट फॉर एज क्या है? देखिए, एक चीज याद रखिए कि इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन जो वेट पे होता है इट इज इमीडिएट. सो सपोज अ चाइल्ड गेट सिक, ठीक है, बच्चे को डायरिया हुआ, 3 दिन 4 दिन डायरिया हुआ, उसका वेट कम हो जाएगा, राइट? वेट कम हो जाएगा या वेट नहीं बढ़ेगा, दोनों एक ही बातें हो गई. लेकिन हाइट, 4-5 दिन के इलनेस में हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बट इट इज नॉट मेजरेबल, राइट? इट इज नॉट मेजरेबल. हाइट पे जो इफेक्ट है, हाइट पे जो न्यूट्रिशन का इफेक्ट है वो डिलेड है. उसको हम, अगर लंबे समय तक न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज है तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हाइट बच्चे की प्रॉपर नहीं बढ़ रही है, राइट? तो जब भी वेट कम होता है तो उसको हम वेस्टिंग कहते हैं, हाइट कम होता है तो उसको हम स्टंटिंग कहते हैं.
सपोज वेट फॉर एज, किसी बच्चे का सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस टाइम पे इस बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक था, ठीक, पॉइंट बी पे इसका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अभी इसका वेट क्या होगा, वेट फॉर एज क्या होगा, वेट फॉर एज इसका क्या होगा, वेट फॉर एज इसका कम हो जाएगा, राइट, राइट। सपोज इस बच्चे का न्यूट्रिशन पॉइंट ए पे भी पुअर था, पॉइंट बी पे भी पुअर है, अभी वेट फॉर एज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डज टेल अबाउट मैल न्यूट्रिशन, वेट फॉर एज एक ऐसा पैरामीटर है जो कि कम हो जाएगा न्यूट्रिशन सही मिलने पर, सही ना मिलने पर, बट इट विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, it will be decreased in acute as well as chronic malnutrition, right। हाइट फॉर एज हमने अभी नीचे पढ़ा कि क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन में जब लंबे समय तक मैलनरिश रहेगा बच्चा तभी कम होगी। वेट फॉर हाइट की बात करते हैं, अगेन विल टेक एग्जांपल, सपोज देयर इज पॉइंट ए, उस पे बच्चे का न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक है, बच्चे का न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक है, सपोज वेट इज 1 एंड हाइट इज 1, एट पॉइंट ए इसका वेट 1 kg है, सपोज जस्ट टेक फॉर एग्जांपल इसका वेट 1 kg है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, राइट। पॉइंट बी पे इसका वेट 2 kg है, हाइट 2 सेंटीमीटर है, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल है, न्यूट्रिशन नॉर्मल है। पॉइंट सी पे इसका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये बच्चा बीमार हो गया, ये एनी हाउ ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन नाउ, तो क्या होगा, वेट इसका 2 ही रह जाएगा, बट हाइट पे अभी इफेक्ट नहीं आएगा, हाइट अभी अभी भी उसकी नॉर्मल पेस से बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेशियो कम हो गया। दैट मीन्स वेट फॉर हाइट स्पेसिफिकली टेल्स अबाउट acute malnutrition। इसीलिए अभी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि ट्रेडिशनली ऑल द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ट्रेडिशनली ऑल द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, but when we realize that weight for age cannot differentiate between acute and chronic malnutrition, WHO came with another this parameter, that is weight for height. So WHO classification is based on weight for height। Coming to classifications, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत रटने पड़ते हैं, रटने की जरूरत नहीं है लेकिन। पहला पॉइंट याद रखिए, all the classifications are based on weight for age except WHO classification, which is based on weight for height। And there is another classification, एक बार ये क्वेश्चन आया है नीट पीजी में, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्लारेन क्लासिफिकेशन which is based on weight height for age, right। So all the classification of protein energy malnutrition are based on weight for age except WHO classification which is based on weight for height, and McLaren classification which is based on height for age। क्विकली पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज गोमेज क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन, एंड द अदर एंड पे हम पढ़ेंगे आईएपी क्लासिफिकेशन। मिलते जुलते हैं इसलिए साथ में पढ़ा रही हूँ ये दोनों। तो बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। गोमेज क्लासिफिकेशन जो है उसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। दिस इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। आईएपी में 4 है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस इज माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर
एंड वेरी सिवियर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ग्रेड 3 grade 3 malnutrition according to IAP classification has been asked in exam, right? तो गोमेज क्लासिफिकेशन में माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, इसमें याद रखिए लेस देन 60% है। देखिए यही मैं आपको बता रही थी, जो हमने पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड्स लिए हैं कि किसी बच्चे का वेट इतना होना चाहिए से ए होना चाहिए, तो ए अगर 60% लेस है देन वी विल कॉल कि ये बच्चा मैलनरिश्ड है, राइट? सिवियर मैलन्यूट्रिशन की बात हो रही है। सो सिवियर है लेस देन 60%, 60 to 75% एंड 75 to 90%। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसमें लेस देन 50%, 51 to 60%, 61 to 70%, 71 to 80%। सी मैलन्यूट्रिशन इज अ बिग टॉपिक, 3-4 घंटे एटलीस्ट लगने चाहिए इसको प्रॉपरली पढ़ने में, बट मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज ये आपको ऑन द स्पॉट याद हो सकता है। दिस इज वेरी इजी, राइट? आप इसमें क्या देख रहे हो कि आईएपी में किसी भी बच्चे को मैलनरिश तब कहेंगे जब उसका वेट लेस देन 80% है, राइट? जबकि गोमेज में लेस देन 90% है। गोमेज हमारी इंडियन सिनेरियो के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमने लेस देन 90% लिया होता तो एवरी सिंगल चाइल्ड कुड हैव बीन फॉलन इन दिस कैटेगरी, ठीक है? तो लेस देन 80% आईएपी में माना गया है, और सिवियर हमने लेस देन 50% को माना है, ठीक है? अगर किसी बच्चे का वेट 10 किलो होना चाहिए और 5 किलो है, तो हम कहेंगे कि उसको सिवियर मैलन्यूट्रिशन है, राइट? इसमें लेस देन 60% है। सो दिस इज दिस। एक पॉइंट इसमें और याद रखिए कि इसमें जो हमने स्टैंडर्ड लिया है वो हार्वर्ड स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है? इसमें भी हार्वर्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने वेट फॉर एज के साथ साथ इडिमा को भी लिया है कंसिडरेशन में, राइट? अच्छा से मैं वो बनाती हूँ बॉक्स। तो इसमें इडिमा, एक तो इडिमा है, दूसरा आपका इडिमा प्रेजेंट और इडिमा एब्सेंट, सॉरी इडिमा एब्सेंट। और यहाँ पे हमने वेट फॉर एज लिया है। सो वेट फॉर एज अगर लेस देन 60% ऑफ स्टैंडर्ड है और 60 to 80%, राइट? अगेन यहाँ पे लेस देन 80% है, प्लीज नोटिस यहाँ पे लेस देन 80% है, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे का वेट 60 to 80% में फॉल कर रहा है और इडिमा प्रेजेंट है, तो दिस विल बी नोन एज क्वाशियोरकर। नाम सुना है आपने? किसने किसने नाम सुना है? सुना है मैम। सुना है? Heard of it, yes. क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर अगर 60 to 80% के बीच में इडिमा एब्सेंट है, तो दिस इज अंडर न्यूट्रिशन। Edema is absent and weight is less than 60%. This is marasmus. Now again आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा। And edema is present and weight is less than 60%. So this is marasmic kwashiorkor. Marasmic kwashiorkor. See, kwashiorkor का मतलब होता है, मतलब तो कुछ और होता है, बट kwashiorkor means edema, ठीक है? आप ये याद रखो, क्वाशियोरकर मीन्स इडिमा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? Yes, ma'am. ओके। सो क्वाशियोरकर मीन्स इडिमा, ठीक है? क्वाशियोरकर की एक खासियत होती है कि उसमें वेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है? वेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो क्वाशियोरकर में वेट बहुत कम नहीं होगा। 60 to 80% है, 60 to 80% ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड, और इडिमा प्रेजेंट है, तो दिस इज क्वाशियोरकर। मेरास्मस में क्या होता है? मेरास्मस में इडिमा नहीं होगा, वेस्टिंग बहुत सिवियर होगी, ठीक है? तो इफ द वेट इज लेस देन 60%,
एंड इडिमा इज एब्सेंट, दिस इज मेरास्मस। बाकी दो अगर आप ना भी याद रखो तो काम चलेगा, बट ये याद रखो। वेट फॉर एज बिटवीन 60 to 80%, इडिमा प्रेजेंट, दिस इज क्वाशियोरकर। वेट फॉर एज इज लेस देन 60%, इडिमा एब्सेंट, दिस इज मेरास्मस। यहीं पे समझ लेते हैं मेरास्मस और क्वाशियोरकर क्या होता है। ठीक है, जस्ट फॉर फन, एक थ्योरी है गोपालन थ्योरी, गोपालन थ्योरी ऑफ एडाप्टेशन। तो इन्होंने क्या बताया, गोपालन ने क्या बताया कि अगर कोई बच्चा, कोई मैलनरिश बच्चा डेफिसिट इन प्रोटीन एंड कैलोरी को अडेप्ट कर लेता है, तो दैट चाइल्ड डेवलप्स मेरास्मस, राइट। और अगर वो अडेप्ट नहीं करता है तो क्वाशियोरकर, तो क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, सो डिक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज कैलोरी, कैलोरी डेफिसिट हुई, प्रोटीन डेफिसिट हुई। सो अगर अडेप्टेशन कर लिया इस बच्चे ने, ये हमारी लाइफ में भी होता है। ठीक है, अगर हम किसी सिचुएशन को, किसी बैड सिचुएशन को अडेप्ट कर लेते हैं तो लाइफ नॉर्मल चलती है, अगर नहीं अडेप्ट करते हैं तो और ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है। कैसे, अभी जानते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन प्रेजेंट, अगर अडेप्टेशन प्रेजेंट है और इस केस में अडेप्टेशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो प्रेजेंट है तो मेरास्मस होगा। अडेप्टेशन प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, इफ देयर इज प्रोटीन डेफिसिट एंड देयर इज कैलोरी डेफिसिट, इसका मतलब क्या है, बॉडी को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बॉडी डू। अगर बॉडी अडेप्ट कर लेती है तो बॉडी, इसका मतलब बॉडी ने सेंस कर दिया, नाउ प्रोटीन एंड कैलोरी आर नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड, सो नाउ वी हैव टू क्रिएट एनर्जी, बिकॉज जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं वो तो चलने ही चलने हैं। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, ब्रेन है, आपका हार्ट है, किडनीज है, उसके लिए वाइटल फंक्शंस के लिए एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, विल बॉडी विल गो इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट, राइट, कैटाबॉलिक स्टेट। ठीक है, कौन से कैटाबॉलिक हार्मोन का नाम जानते हैं आप, डू यू नो एनी हार्मोन विच पुट्स बॉडी इन कैटाबॉलिक स्टेट, टेल मी अ हार्मोन। ये तो पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री, और सबको म्यूट कर रखा है क्या मैंने, कोई भी म्यूट नहीं है। कॉर्टिसोल। यस, करेक्ट। तो अगर अडेप्ट कर रहा है वाइटल ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें कैटाबॉलिज्म बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज बाहर से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वी नीड टू गेट, तोड़ फोड़ अंदर करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन गेट एनर्जी, राइट। सो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। एनाबॉलिक हार्मोन कौन सा होता है जो आप जानते हो, बताइए। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, एनी एल्स, एनी अदर एनाबॉलिक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स। इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, यस इंसुलिन, इंसुलिन। यस। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या वो करता है, ब्लड से शुगर को लेके सारा का सारा बॉडी में डिपॉजिट करता है, राइट, एनाबॉलिज्म का काम करता है ना इंसुलिन। सो अगर अडेप्टेशन हो गया, बॉडी को पता है कि उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कहीं और से, तो इट विल गो इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट। अब कैटाबॉलिक स्टेट में जाएगी तो क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ गया, इंसुलिन कम हो गया। ठीक है, तो इट विल ब्रेक डाउन मसल्स, break down muscles to mobilize, break down muscles to mobilize amino acids। तो मुझे क्या मिलेगा इसमें, पहला सिवियर वेस्टिंग, क्योंकि बॉडी एनर्जी लेने के लिए मसल्स का ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा वाइटल ऑर्गन्स इतने अफेक्टेड नहीं होंगे, ब्रेन इतना अफेक्टेड नहीं होगा, इस बच्चे की एपेटाइट पुअर नहीं होगी, इस बच्चे का मेंटल चेंजेस उतने प्रोफाउंड नहीं होंगे जितने क्वाशियोरकर में होते हैं, राइट। तो ब्रेन को, बिकॉज ब्रेन इज गेटिंग इनफ ग्लूकोज, सो वोरेशियस एपेटाइट इज प्रेजेंट इन दीज चिल्ड्रेन, वोरेशियस एपेटाइट इज प्रेजेंट एंड मेंटल चेंजेस आर नॉट वेरी प्रोफाउंड, राइट। तीसरा, बिकॉज अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं हमें प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो एल्ब्यूमिन बनेगा, एल्ब्यूमिन बनेगा, तो नो इडिमा, इडिमा नहीं डेवलप होगा।
इडिमा तो प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है ना, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से इडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा बच्चा जिसने इस कंडीशन को अडाप्ट करने से इनकार कर दिया, उसने कहा प्रोटीन नहीं मिल रही है, कैलोरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हम तो अपनी बॉडी को प्रिजर्व करेंगे, रेजिस्ट करेंगे इस सिचुएशन को, ठीक है। रेजिस्टेंट मोड में लाइफ कभी भी वर्क नहीं करती है। इसमें क्या होगा, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा और इंसुलिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। हमें अब सिवियर वेस्टिंग मिलती है, तो जैसे कि आप पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत सारे है ये होती है बैगी पैंट अपीयरेंस, ठीक है, बैगी पैंट अपीयरेंस मिलेगी, और मंकी फेस मिलेगा, या ओल्ड मैन फेसिस कहते हैं, मंकी फेसिस या ओल्ड मैन फेसिस, क्योंकि बकल फैट, लॉस ऑफ बकल फैट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अडेप्टेशन अगर एब्सेंट है, क्वाशोर का डेवलप होगा। दिस इज अबाउट मेरेस्मस, ओके। दिस इज क्वाशोर। सो मसल्स का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, हमें ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज कम है हमारे पास, तो मेंटल चेंजेस आर क्वाइट प्रोफाउंड, ठीक है, मेंटल चेंजेस आर क्वाइट प्रोफाउंड। और एल्ब्यूमिन कब मिलेगा, एल्ब्यूमिन नहीं बन पाएगा क्योंकि अमीनो एसिड्स नहीं है, तो इडिमा विल बी देयर। क्वाशोरकर का ट्रायड क्या होता है, कौन बताएगा? GEM, जेम याद रखिए। G फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन, E फॉर इडिमा, एंड M फॉर मेंटल चेंजेस। क्वाशोरकर के बच्चों की एपेटाइट बहुत पुअर होती है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। अंडरस्टूड? पुअर पुअर एपेटाइट। अब ये थोड़ा सा डेविएट हो गया, हम लोग वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, ये बीच में आ गया। एनीवेज, कितना टाइम बाकी है? चलिए WHO क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है। सो WHO क्लासिफिकेशन में 3 चीजों को कंसिडरेशन में लिया गया है। पहली बात तो WHO ने जो बॉस्टन हार्वर्ड स्टैंडर्ड्स है उनको नहीं लिया है, WHO ने NCHS WHO स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो WHO ग्रोथ चार्ट्स हैं, वो कंसिडरेशन में लिए हैं, ठीक है। एंड देन इसमें 3 चीजों को कंसिडर किया गया है, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज एंड इडिमा, ठीक है। तो WHO में हमने 3 चीजों को कंसिडर किया है, एंड इसमें हम मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन और सिवियर मैलन्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसमें माइल्ड मैलन्यूट्रिशन का टर्म नहीं यूज होता है, ठीक है। उसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, सॉरी। ये हो गया माइल्ड मॉडरेट, इडिमा वाला भी एक चाहिए होगा ना। सो मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन एंड सिवियर मैलन्यूट्रिशन, इडिमा। इडिमा देखिए, इडिमा मैंने है IAP में आपको नहीं बताया था, IAP में भी वो ग्रेड 1 2 3 4 हमने पढ़ा था ना IAP क्लासिफिकेशन में। सो IAP क्लासिफिकेशन में इडिमा अगर प्रेजेंट होता है, इफ इडिमा इज प्रेजेंट, सो वी डिनोट बाय लेटर K, राइट। तो माइल्ड मॉडरेशन, माइल्ड malnutrition K, moderate malnutrition K, मीन्स इडिमा इज प्रेजेंट, राइट, ऐसे है। तो इडिमा अगर एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट है तो इसको इडिमेटस मैलन्यूट्रिशन कह देते हैं, इडिमेटस मैलन्यूट्रिशन WHO में। फिर 2 पैरामीटर जो मैंने अभी आपको बताए, वेट फॉर हाइट एंड हाइट फॉर एज। वेट फॉर हाइट अगर कम होगा तो वेस्टिंग कहेंगे, अगर हाइट फॉर एज कम होगा तो स्टंटिंग कहेंगे। सो वेस्टिंग डिनोट्स acute malnutrition. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे कोई MCQ पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है what is the best indicator of acute malnutrition, please do not choose weight for age, always choose weight for height, ठीक है, please remember this point. Acute malnutrition
and this denotes chronic malnutrition. इसमें हमने स्टैंडर्ड डिविएशन, अब स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू इलाबोरेट क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए, अगर -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में तो मॉडरेट मैल्यूट्रिशन है, अगर लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो सिवियर मैल्यूट्रिशन है। सेम विद हाइट, हाइट अगर -2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में है तो मॉडरेट मैल्यूट्रिशन, मॉडरेट क्रॉनिक मैल्यूट्रिशन, अगर लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो सिवियर क्रॉनिक मैल्यूट्रिशन, ऐसे करके है ये। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर याद रखना चाहें तो 70 to 79% एंड दिस इज लेस देन 70%। इसमें आपका है 85 to 89%, इसमें लेस देन 85%। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ठीक है, ये जो आपका स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का अगर हाइट किसी बच्चे की 85 से 89% के बीच में कम है तो इट विल fall in the category of moderate chronic malnutrition. So WHO classification हो गया। Now coming to severe acute malnutrition, WHO ने severe acute malnutrition की, वैसे तो moderate malnutrition के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि severe malnutrition तो हम बहुत पढ़ते हैं, moderate के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। अगर moderate malnutrition है किसी बच्चे को, एक दो पॉइंट ही पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो what is the mainstay of treatment, बताइए। श्रेया, नूर, माहिर, नवेली, ये आप लोग किस प्रॉफ से हैं? Can you hear me? Yes, ma'am. Are you guys here? Ma'am, second prof, I think. They all are from second prof. Okay. So PSM में अभी आप लोगों ने स्टैट्स नहीं पढ़ी होगी, राइट? Yes. एनीवेज कोई बात नहीं। मॉडरेट मैल्यूट्रिशन अगर किसी बच्चे को है तो मॉडरेट मैल्यूट्रिशन में मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट कैलोरी एंड प्रोटीन। ठीक है, इसको हम घर पे ही प्रोवाइड करते हैं बच्चे के। ठीक है, सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को राशन प्रोवाइड करना, so that the child can get adequate protein and calorie. So this is the mainstay of treatment. So if someone asks what is the treatment of choice for moderate malnutrition, it is provision of adequate calorie and protein. How much? So calorie 150 kilocalorie per kg per day. Okay, and how much protein? This is 3 gram per kg per day. 3 gram per kg per day. So this is the treatment of moderate malnutrition. So coming to severe acute malnutrition, SAM, severe acute malnutrition, SAM सुना होगा ना आपने? Severe acute malnutrition, SAM. So what are the WHO criteria of SAM? You should know this by heart. बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला तो weight for height less than -3 standard deviation of mean of WHO standard. Weight for height less than -3 standard deviation. पीडियाट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाई जाती है सेकंड प्रॉफ में कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती? क्लासेस होती है पीडियाट्रिक्स की? होते हैं मैम, वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स होते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट पीएसएम? पीएसएम के तो लेक्चर्स भी होते होंगे। हाँ, पीएसएम पोस्टिंग होती है। ठीक है, सो वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन ऑफ डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड। दूसरा है बाइपीडल इडिमा। तीसरा क्या है? कैन एनीबडी टेल? ये तो वार्ड में पढ़ाया गया होगा, एंथ्रोपोमेट्री तो पढ़ाई गई होगी। थर्ड इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। और इन तीनों के बीच में और है,
अगर कुछ भी आपको मिल रहा है तो दिस इज सिवियर एक्यूट malnutrition, ठीक है। वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, bipedal edema, or mid upper arm circumference less than 11.5 centimeter. So these are the three criteria, WHO criteria for severe acute malnutrition. Now WHO मॉडरेट malnutrition का तो हम वो पढ़ ही चुके हैं। सिवियर एक्यूट malnutrition का ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है या नॉन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यू कैन ट्रीट इट इन होम सेटिंग और कम्युनिटी सेटिंग ऑल्सो। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड है देन यू हैव टू एडमिट द चाइल्ड एंड ट्रीट इन पेशेंट। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सैम के? कॉम्प्लिकेशंस मैं इन्यूमरेट कर देती हूँ, उसके बाद वी कैन एंड दिस क्लास बिकॉज फिर जो इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ सैम, वी कैन कवर इन अनदर क्लास। सो कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोथर्मिया। ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, यूजुअली हाइपोथर्मिया मिलता है, राइट? हाइपोथर्मिया। दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे हम? हाइपोग्लाइसीमिया if the blood glucose is less than 54 मिलीग्राम पर डीएल। ओके। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कब कहते हैं? देखिए ये सब ना, डोंट टेक दिस एंड इसको मजाक में मत लीजिए बिकॉज ये सारे ना एमसीक्यूज हैं आपके, ये पूछा गया है। ये 54 नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का कट ऑफ भी पूछा गया है, ठीक है। इवन ये कॉम्प्लिकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सैम, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे? व्हेन द ब्लड ग्लूकोज इज लेस देन 45 मिलीग्राम पर डीएल। तो 54 एंड 45 से आप याद कर लीजिए, ठीक है। सैम थोड़ा बड़े बच्चों में होता है तो उसकी रीडिंग थोड़ी बड़ी है, 54 है, नियोनेट्स में 45 है, ऐसे करके याद कर लीजिए। Then the third is infection. So this is basically a triad. Whenever a child is in hypoglycemia, you assume infection is there. Whenever a child is hypothermic, you assume infection is there and you start antibiotics right away. So these are basically steps. ये steps हैं आपके जो आप treat करते हो। ये तीन साथ में याद कर लीजिए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, सोडियम ओवरलोड होता है, तो वो सब चीजें हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है कौन बताएगा? ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट प्रॉफ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंड्रोम which occurs due to deficiency of vitamin A? Who's going to tell me? Hmm? Xerophthalmia. Xerophthalmia. Right? सिक्स्थ होता है आपका इनिशिएशन ऑफ फीडिंग, देन कैचअप ग्रोथ, देन देन एक चीज होती है आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन। बिकॉज ये जो सैम के बच्चे होते हैं यूजुअली देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आर देयर, सो दीज चिल्ड्रन नीड टेंडर लविंग केयर along with some physical activity and structural play therapy होती है basically. So all these we should provide to these kids. Sensory stimulation, then prepare for follow up. ठीक है। तो जो स्टेप्स होते हैं ये इसमें बेसिकली दो फेजेस होती हैं। पहली होती है स्टेबलाइजेशन फेज, स्टेबलाइजेशन फेज। दूसरी होती है रिहैबिलिटेशन फेज, रिहैबिलिटेशन फेज।
स्टेबलाइजेशन फेज जो है वो 2 to 7 days की होती है, और ये जो है आपकी 2 to 6 weeks तक हो सकती है। सो 2 to 7 days तो आपको बच्चे को इनपेशेंट रखना ही है, उसके बाद आप बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि किन कंडीशंस में आप बच्चे को डिस्चार्ज करके घर पे उसका ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। So I'm going to put this video on, YouTube. If you want to revise it and revisit it, you can go there and read it again. And if you have any questions, you can ask me. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ नहीं समझ में आया तो सब कुछ समझ में आ गया। एनीवेज, मैम अगर बाद में क्वेश्चंस आए तो कहाँ, हाउ, वेयर वी कैन पुट लाइक? you can put on the YouTube channel. Okay, so this video will be uploaded on YouTube channel. There you can comment and I'll take questions from there and answer it. ओके, थैंक यू Okay, मैम। okay, that's all for today's class. Thank you so much for joining. Bye bye.